हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनआईओएस प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी 18th क्लास रहेगी, जिसमें हम अधिगम शिक्षण एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली उन सभी के लिए जो भी DSSP पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ एनआईओएस की समरी मैंने करा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट एक अगल से बनी हुई है, वह भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप दोनों सीरीज को साथ में देखते हैं तो आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और प्लेलिस्ट में भी मैंने लगभग 18 से 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा रखे हैं। अगर आप उन्हें भी देख लेते हैं तो उससे भी आपको हेल्प मिलने ही वाली है। स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज को क्वेश्चन नंबर 111 के साथ। एक शिक्षिका है सुष्मिता, प्राथमिक कक्षा में गणित शिक्षण के दौरान विभिन्न विधियों द्वारा समझाती हुई कहानी सुनाती है। यह संबंध प्रक्रिया आधारित है किस प्रकार के अनुदेशन पर? टीचर सुष्मिता narrates a story explaining through various methods during the teaching of mathematics in primary class. दिस रिलेटेड प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। अब किस तरह का इंस्ट्रक्शन इसमें चल रहा है? देखिए, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के, एक शिक्षिका जिसका नाम सुष्मिता है, एज इट इज पॉइंट्स उसमें देख रखे हैं, आपके एनआईओएस में दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन सीधा का सीधा आपका एनआईओएस से एज इट इज उठकर यहाँ पर बना हुआ है। जो आपकी बुक है उसमें एज इट इज बना हुआ है। अब बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? अनुदेशनात्मक विधि, परिस्थित्यात्मक विधि, रचनात्मक विधि या फिर छात्रोन्मुख विधि? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गणित शिक्षण के दौरान टीचर विभिन्न विधियों द्वारा सिखा रही है, यानी क्या, वे एक्सप्लेन कर रही है बहुत सारी मेथड्स के द्वारा। तो इसे हम बोलेंगे, ये होता है आपका परिस्थित्यात्मक विधि, जिसे हम बोलते हैं सिचुएशनल मेथड। सिचुएशनल मेथड में होता क्या है कि टीचर बहुत सारी मेथड्स का यूज करके पढ़ा रहा होता है और परिस्थिति के अनुसार जो मेथड ठीक लगती है उस मेथड से अपना इंस्ट्रक्शन दे देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा। छात्रोन्मुख, स्टूडेंट ओरिएंटेड या चाइल्ड सेंटर्ड इसका आंसर हो सकता था, बट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी विधियां हैं, सिचुएशन के हिसाब से विधियों को अदल बदल करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, शिक्षण के संबंध उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य विकल्प है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द अप्रोच टू टीचिंग? टीचिंग के रिगार्डिंग कौन सा सही है? अध्यापक केंद्रित है हो, विषय एवं छात्र पर केंद्रित हो, रचनात्मक विधि पर हो या फिर छात्रोन्मुख विधि पर हो? क्या होगा राइट आंसर? देखिए, जो शिक्षण होता है वह टीचर सेंटर्ड भी होता है, कुछ केसेस में सब्जेक्ट एंड स्टूडेंट सेंटर की भी होता है, क्रिएटिव मेथड भी उसमें शामिल हो जाती है, एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड भी होता है, यानी छात्रोन्मुख भी होता है। अब हम यहाँ पर अध्यापक केंद्रित वाला जो पॉइंट है इसे बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि हमारे एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, या हमारे जितने ही पढ़ाने को पागम है उनको छात्रोन्मुख होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अध्यापक को पूरी तरह से हटा ही देंगे। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि आप DSSP पीआरटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आप मॉक टेस्ट देकर अपनी रैंक देखना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों के क्वेश्चन शामिल रहेंगे। ये टेस्ट सीरीज अभी 1 मार्च से पहले, क्योंकि 1 मार्च को इस टेस्ट सीरीज का प्राइस बढ़ने वाला है, अभी आपको ये ओनली 299 में इसकी कॉस्ट है। और अगर आप यहाँ पर मेरा कोड यूज कर देते हो DMC50 कोड यूज करने के बाद यही टेस्ट सीरीज आपको ओनली 149 रुपीज में मिल जाएगी। मैं क्या टेस्ट सीरीज की क्वालिटीज बता देता हूँ। क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल मिलेंगे, इसके साथ साथ ही टेस्ट देने के बाद आपको क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएंगे, जहां से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि आपने आखिर कहाँ गलती कर दी, कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है, वो चीजें आप एक्सप्लेनेशन से नोट कर सकते हैं। लीडर बोर्ड शो होता है टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपकी रैंक कहाँ पर है और आपका कौन सा पॉइंट वीक है, यह भी बता दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक फ्री टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम डेमो टेस्ट कह सकते हैं, जो कि 200 क्वेश्चंस का रहेगा। जो एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप उस टेस्ट को देखकर चेक भी कर सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज किस प्रकार की दी गई है। इस ऐप को, परीक्षा ऐप की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इस पर जुड़े हुए हैं, और ये हर टीचिंग एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता है। DSSP पीआरटी वाले चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 मार्च से इस टेस्ट सीरीज की जो कॉस्ट है वह हाई होने वाली है। ठीक, तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो कोड को जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि कोड यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा 50% का डिस्काउंट, नहीं तो आपको ये 299 यानी कि लगभग 300 के राउंड पड़ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113,
शिक्षिका रीवा कक्षा 4 के शिक्षार्थियों की पाचन तंत्र पाठ की व्याख्या करती है और पूछे गए प्रश्नों के लिए विद्यार्थियों को प्रतीक्षा करने को कहती है। यह किस प्रकार की शिक्षण विधि है? टीचर रीवा एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम lesson for class 4 students and ask them to wait for questions asked what type of the teaching method is this। तो हम इसे किस प्रकार की टीचिंग मेथड देंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षिका कर क्या रही है, शिक्षिका पहले तो पढ़ा रही है, मेन फोकस उसका है बच्चों को पढ़ाने पर। बच्चों के क्वेश्चन को उसने साइड में रखा हुआ है कि ना आप क्लास के बाद इसके क्वेश्चन पूछना, तो ये विद्यार्थी उन्मुख तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसमें क्रिएटिविटी जैसा भी कुछ नहीं है, ठीक। ये जो चीजें होती है इनमें मेन फोकस दिया जा रहा है इंस्ट्रक्शन पर, तो एफिशिएंसी भी नहीं कि छात्रों की एफिशिएंसी बढ़े। भाई छात्रों की एफिशिएंसी तो तब बढ़ेगी ना जब बच्चों को भी इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। इंटरेक्शन का मौका तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। फिर राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हुआ, अनुदेशात्मक, क्योंकि टीचर का मेन फोकस है इंस्ट्रक्शन देने का, कि मैं पहले बच्चों को बता दूं उसके बाद बच्चे फिर मुझसे क्वेश्चन करें। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। कक्षा 5 के शिक्षक आमिर पुस्तक पढ़ाकर कक्षा समाप्त करते हैं और बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने पर संबंधित पैराग्राफ से उत्तर लिखने को कहते हैं। एक शिक्षक की मनोवृत्ति कही जाएगी। क्लास 4 टीचर आमिर ends the lesson by reading the books and when the children ask questions they are asked to write answers from the relevant paragraphs। This would be the called the teaching attitude। अब ये किस प्रकार का टीचिंग एटीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, जो आमिर है वो पहले तो क्या करते हैं भाई, बुक पढ़ा दी, बुक पढ़ाने के बाद किसी बच्चे ने मीन्स पार्ट के जो एंड होता है ना, चैप्टर एंड होता है, तो उसके बाद क्वेश्चन होते हैं, तो वो कहता है कि ये क्वेश्चन आप बुक में देखो, उससे रिलेटेड जो पैराग्राफ है वहां से लिख लो। इससे हम कौन सी विधि बोलेंगे? देखिए यहाँ पर सिंपैथी जैसा काम तो कुछ हो नहीं रहा है, अनौपचारिकता भी नहीं चल रही है। अनौपचारिक चीज अलग होती है जिसमें कुछ नियम कानून रूल्स वगैरह कुछ नहीं होते। अब आता है सहभागिता और औपचारिक। सहभागिता ये होता है जब बच्चे मिलकर काम कर रहे होते हैं, यानी खुद पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वह भी नहीं है। ये एक तरह का औपचारिक तरीका है इसको पढ़ाने का, जैसे हम कह सकते हैं कि फॉर्मल वे हो जाता है टीचिंग करने का। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ एक्चुअल में मुझे लगता है ये ऑप्शन थोड़ा सा रुका है, ये कुछ ऐसा था, औपचारिकता निभाना। मैं बता देता हूँ इसका क्या होता है, औपचारिकता निभाने का मतलब क्या होता है। औपचारिकता निभाना मतलब उसने बस फॉर्मेलिटी शो कर दी है कि आप चैप्टर को पढ़ाकर, टीचर ने चैप्टर को पढ़ाकर फॉर्मेलिटी के लिए बता दी, अब उसे वो फॉलो नहीं कर रहा है या फिर उससे रिलेटेड और चीजें नहीं करा रहा है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ये औपचारिक की जगह औपचारिकता निभाना यहाँ पे होना था, मुझे ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहा था, मैंने अभी बुक में देखा तो थोड़ा सा ऑप्शन में एरर हो गया है। औपचारिकता निभाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम कह देंगे फॉर्मेलिटी, ओनली वे फॉर्मेलिटी कर रहा है, ठीक है, पढ़ा नहीं रहा है सही से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं इसे एडिट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 115 है। तीसरी कक्षा की शिक्षिका सीमा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कक्षागत क्रियाकलाप निष्पादन हेतु विद्यार्थी समूह बनाकर जिम्मेदारियां बांटकर सफलतापूर्वक कार्य को अंजाम देती है। यह कौन सी विधि होगी? सीमा आ टीचर ऑफ क्लास 3 सक्सेसफुली कंप्लीट द वर्क बाय डिवाइडिंग the responsibility by forming students group for performing classroom activities on the occasions of Independence Day। What method would this is called? अब यहाँ पर शिक्षिका ने करा क्या, शिक्षिका ने बच्चों के बीच कुछ वो क्या कहते हैं जिम्मेदारियां बांट दी। जिम्मेदारियां बांटने के बाद उन्होंने देखा कि पूरा काम सही तरीके से हो गया है। अब हमें यह बताना है कि ये विधि जो है वह विधि कौन सी है, बताइए। अनुशासनात्मक विधि होगी, ये रचनात्मक होगी, अनुदेशात्मक होगी या फिर सहयोगात्मक होगी? देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अनुशासनात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का डिसिप्लिन नहीं चल रहा है, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बात चलती है क्रिएटिव और कोलेबरेटिव। देखिए यहाँ पर शिक्षिका ने करा क्या, अपने हिसाब से जिम्मेदारियां बच्चों को बांटी और काम उसका सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है। सहयोगात्मक बात अलग होती है, इसे हम बोलते हैं रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन है इनसे संबंधित डिटेल्ड पैराग्राफ एनआईओएस में दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से क्रिएट नहीं किए गए। एनआईओएस में इसी पॉइंट से रिलेटेड लगभग 8-10 लाइनों का एक पैराग्राफ है,
उस पैराग्राफ से इन्होंने 2 लाइन उठाकर क्वेश्चंस बना दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि वहां पर रचनात्मकता के बारे में ही बताया गया है और वहीं पर ये पैराग्राफ आया हुआ था। अगर आप, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप NIOS के साथ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन और ज्यादा समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 116, अध्यापक केंद्रित शिक्षण से संबंध उपागम संबंधित होता है। द अप्रोच रिलेटेड टू टीचर सेंटर टीचिंग इज रिलेटेड टू। टीचर सेंटर्ड में मेन फोकस किस पर होता है? अधिगम की अपेक्षा शिक्षण एवं ज्ञान संप्रेषण पर, बिल्कुल सही है। ऑन टीचिंग एंड नॉलेज ट्रांसमिशन रेदर देन लर्निंग, लर्निंग से ज़्यादा फोकस इसी पर रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ट्रांसमिट किया जाए। पूछने के बजाय सुनने पढ़ने एवं लिखने पर बल, ये भी सही है। सुनने पढ़ने लिखने पर ज़्यादा बल होता है, पूछने को हतोत्साहित किया जाता है थोड़ा बहुत। विषय वस्तु आधारित शिक्षण होता है, ओनली जो कंटेंट होता है वही पढ़ाया जाता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, सारे ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, अध्यापक केंद्रित उपागम की उपयोगिता निम्नलिखित में से किस विचार से है? टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। अध्यापक केंद्रित उपागम की अब यहाँ पर बात चल रही है। बालकों को मार्गदर्शन एवं ज्ञानार्जन हेतु, बालकों के मार्गदर्शन एवं ज्ञानार्जन हेतु टीचर की जरूरत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों को गाइड करने और नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प कर सकता है टीचर, इसलिए टीचर सेंटर्ड अप्रोच भी होना चाहिए। रचनात्मक एवं सुधारक अध्यापक, पॉजिटिव एंड करेक्टिव टीचर, बिल्कुल ठीक। टीचर ऐसा हो जो बच्चों में क्रिएटिविटी को इनकरेज करे और उनमें अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारे भी। बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए, बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी एक टीचर होना चाहिए। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच में बच्चे की सुरक्षा और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही जरूरतें हैं, इसी वजह से अध्यापक केंद्रित उपागम को रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शैली की सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ टीचर सेंटर टीचिंग स्टाइल। टीचर सेंटर टीचिंग स्टाइल की सीमा कौन सी है, हमें यह बताना है। तथ्यात्मक विचार सामान्यता अरुचिकर, ठीक है, क्योंकि अध्यापक केंद्रित में तथ्यात्मक विचार दिए जाते हैं जो कि ज्यादातर अरुचिकर होते हैं, ये बात तो फिर सही हो जाएगी। व्यक्तिगत मूल्यांकन एवं परिचर्चा का नगण्य स्थान, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर हर एक बच्चे का इवेल्यूएशन किया जाता है और डिस्कशन को थोड़ा सा रखा जाता है, दबाया जाता है। बच्चे के बजाय मीन्स पर्सनल इवेल्यूएशन, व्यक्तिगत इवेल्यूएशन नहीं किया जाता और बच्चे का डिस्कशन, इन दोनों की चीज को दबाया जाता है। बच्चे के बजाय कोर्स समाप्ति को प्राथमिकता, देखिए हल्का सा जुकाम हो रहा है मुझे अभी, जैसे आपको पता होगा मैंने 8 आवर्स की लॉन्ग जर्नी कवर की है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बच्चों की रुचि में कमी, लेक ऑफ इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन, तो ये बात भी सही है कि बच्चों का जो इंटरेस्ट है वह भी कम हो जाता है। तो ये चारों ही बातें सही हैं टीचर सेंटर्ड अप्रोच के अंदर। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, अध्यापक केंद्रित विधि का आलोचनात्मक पक्ष है। द क्रिटिकल साइड ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड इज। टीचर सेंटर्ड का आलोचनात्मक पक्ष कौन सा है? पुस्तकीय ज्ञान आधारित होता है, ये तो ठीक है, बुकिश नॉलेज पर होता है। रटन स्मृति पर आधारित है, ये भी सही है। यहाँ पूछने की स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है पूछने की, ये भी ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन की सीमितता है, ये भी सही है। तो राइट, ये चारों ही ऑप्शन सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चों की सिर्फ स्मृति पर ही आधारित होता है, ओनली बुक्स को ही पढ़ाया जाता है, क्वेश्चंस एराइज नहीं होते बच्चे के, या बच्चे पूछते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, सीसी पर इतना ज़्यादा फोकस होता नहीं है। तो ये सारी थोड़ी कुछ कमियां थी अध्यापक केंद्रित उपागम की। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आप NIOS पढ़ रहे होगे, जब आप उसमें इन तीनों को पढ़ लेते हो, अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित और विषय वस्तु केंद्रित, तो आपका कंक्लूजन यही निकलेगा कि बेस्ट सारे ही हैं, अपनी अपनी जगह पर सारे सही हैं। लेकिन अगर हम तीनों को साथ में लेकर चलें, तीनों को इंटीग्रेटेड मैनर में लेकर चलें, तो ही बात बन सकती है। हम किसी ओनली टीचर सेंटर्ड या ओनली चाइल्ड सेंटर्ड या फिर ओनली कंटेंट सेंटर्ड पर लेकर काम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 120 है, विषय केंद्रित उपागम में शामिल किया जाता है। सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच इन्वॉल्व्स, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच में क्या शामिल किया जाएगा? विषय पाठ्योन्मुख शामिल किया जाएगा। सर्व ज्ञान का पर्याय पुस्तक को मानना, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब सब्जेक्ट सेंटर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कहा जाता है
कि जो नॉलेज है जो बुक में लिखा हुआ है वही नॉलेज अंतिम सत्य है। मूल्यांकन का आधार प्रश्न, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ असेसमेंट, या फिर छात्रों की आवाज को प्राथमिकता। छात्रों की आवाज को प्राथमिकता यहाँ पर नहीं दी जाती। मूल्यांकन का आधार प्रश्न यहाँ पर होते हैं। सर्व ज्ञान का पर्याय पुस्तक भी होती है और विषय पाठोन्मुख भी होता है। तो ये तीनों ही सही है। राइट आंसर इसका होगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में विषय केंद्रित उपागम के प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? Which one of the following is the main factor in the subject centered approach in the National Curriculum Framework 2005? अब सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच के उपागम आपको बताना है कौन कौन से हैं। ज्ञान स्रोत पाठ्य पुस्तक के होती है, बिल्कुल ठीक है। जो आपका कंटेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है उसमें पाठ्य पुस्तक ही आपके ज्ञान का साधन होंगी। शिक्षक पुस्तक शिक्षक का गाइड होता है, ये सही है कि गाइड जो पुस्तक होती है वो टीचर को गाइड करती है उसे किस तरह से पढ़ाना है। उत्तर की प्रकृति मौखिक व लिखित होती है, बिल्कुल सही है। आंसर जो होंगे ओरल एंड रिटन होंगे। फोर्स ऑन रिमेंबरिंग, स्मरण करने पर बिल्कुल बल दिया जाएगा। तो ये चारों ही सही हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 2, विषय केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द मेन फीचर्स ऑफ द सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की तो शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, कक्षा ज्ञानवादी है या फिर शिक्षण कर्मवादी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? मुझे लग रहा है इसके ऑप्शन में असत्य ना होकर यहाँ पर सत्य होना चाहिए था, क्योंकि विषय केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता है कि यह पुस्तक केंद्रित होता है। द बुक इज सेंटर्ड, क्योंकि बुक को ध्यान में रखा जाता है, तो यहाँ पर नोट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सही कर लेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, शिक्षक की योग्यता उन्मुख उपागम के लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? Which one of the following fact is not true regarding the benefits of teachers qualification oriented approach? अब टीचर की क्वालिफिकेशन ओरिएंटेड अप्रोच है उसके बारे में कौन सा सत्य है? रटन प्रवृत्ति, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित, विषय के मास्टरी पर जोर या क्रियात्मक विधि पर जोर? क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर यहाँ पे हम बात करें असत्य कौन सा है, देखिए रटन पर तो फोकस करते ही हैं जब टीचर सेंटर्ड की बात करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव आधारित होता है, विषय की मास्टरी पर जोर भी होता है, लेकिन क्रियात्मक विधि जो है ये आपके चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर चली जाती है, जिसे हम बोलेंगे एक्टिविटी मेथड या फिर एक्टिविटी बेस्ड मेथड। तो ये जो है ये आपके चाइल्ड सेंटर्ड के अंदर चली जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 124, योग्यता आधारित मूल्यांकन की मुख्य सीमा निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ मेरिट बेस्ड असेसमेंट? देखो अगर आप योग्यता आधारित मूल्यांकन करोगे तो निर्धारित समय में योग्यता प्राप्ति में बाधक, क्योंकि बच्चे के अंदर एक स्ट्रेस आ जाएगा कि मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर या फिर इस टाइम बाउंडेशन में मुझे ये योग्यता हासिल करना है, तो वह नहीं हो पाती है। भिन्नता मूलक कक्षा में समरूप शिक्षण की परंपरा, ये भी इसकी एक समस्या है, क्योंकि आपकी क्लास में डाइवर्सिटी है तो आप एक तरह की योग्यता सभी में डेवलप नहीं कर सकते। निदानात्मक परीक्षण भी यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, डायग्नोस टेस्ट भी आप यहाँ पर सही से नहीं लगा पाओगे। तो राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, कौशल का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय स्किल? स्किल का अर्थ क्या है यहाँ पर हमें यह बताना है। कौशल निष्पादन में साधनों का उपयोग, कार्य निष्पादन में साधनों का उपयोग, यूज ऑफ रिसोर्स इन द परफॉर्मेंस वर्क, ये तो रहेगा ही। कौशल का प्रदर्शन करना, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, ये भी रहेगा। कार्य निष्पादन का आदर्श स्तर, आइडियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126, कक्षा तृतीय के विद्यार्थी को निर्धारित समय में 80% स्कोर लाने के लिए कहना, निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? आस्किंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 टू स्कोर 80% इन स्टिपुलेटेड टाइम विल बी कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? योग्यता हासिल करना, कौशल हासिल करना, मानसिकता हासिल करना, फिर या उपलब्ध हासिल करना? क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर बच्चे को निर्धारित समय में 80% स्कोर लाने के लिए कहा जा रहा है तो ये आपका देखो मानसिकता हासिल करने में तो आएगा ही नहीं, तो एक्वायर माइंडसेट तो इसका राइट आंसर फिर होना ही नहीं है। अगर हम उपलब्धि की बात करें तो किसी तरह की यहाँ पर उपलब्धि भी हासिल करने की बात नहीं की जा रही है। अब क्या हो सकता है, योग्यता या फिर कौशल? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा,
एक्वायरिंग स्किल यानी कि कौशल हासिल करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 127। योग्यता आधारित उपागम सामान्यतः किस उपागम का समकक्ष माना जाता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इज जनरली कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच जो होती है वे आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की योग्यता के बारे में बात की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? According to recommendations of the National Policy on Education 1986, which one of the following means the minimum learning level? अगर हम मिनिमम लर्निंग लेवल की बात करें तो यहाँ पर बात करी गई थी कि कक्षा 1 से 5 तक का लेवल रहेगा जो मिनिमम लर्निंग लेवल के अंदर आएगा, और इस लेवल में भाषा, गणित और पर्यावरण से संबंधित बच्चे को बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, और क्रमशः योग्यता हासिल का क्रम एक्चुअल में करा क्या है, ये जो चीजें हैं ये एक तरह से डिटेल में लिखी गई थी, और एनआईओ से जब ये क्वेश्चन बनाया तो इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, तो कक्षा 1 से 5 के स्तर पर भाषा, गणित, पर्यावरण से संबंधित स्तर पर क्रमशः योग्यता हासिल करना, ये तीनों ये लाइनें एक साथ लिखी हुई थी इसमें। तो ये आएगा आपका मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के अंदर। इसे MLL बोला गया था। MLL क्या है? मिनिमम लर्निंग लेवल है, जिसके अंदर कक्षा 1 से 5 तक बच्चे को भाषा, गणित और पर्यावरण के बारे में मिनिमम योग्यता देना ही, या मिनिमम योग्यता उन्हें हासिल होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। अधिगम के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का अनुसरण क्रमशः किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज फॉलोड प्रोग्रेसिवली टू अचीव द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग? अगर हम बच्चे के मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात करें तो उसके लिए योजना शिक्षण का परीक्षण किया जाएगा, पुनः शिक्षण किया जाएगा, पुनः परीक्षण किया जाएगा, या फिर चक्रीय विधि अपनाई जाएगी। क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर मैं बात करूं, देखिए योजनाबद्ध शिक्षण परीक्षण तो हम रखेंगे ही, तो ये तो हमारा राइट आंसर रहेगा ही। पुनः शिक्षण भी किया जाएगा, पुनः शिक्षण भी हमें करना पड़ेगा, पुनः परीक्षण भी करना पड़ेगा, और चक्रीय विधि भी अपनाना पड़ेगा। तो चारों के चारों ही सही है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। भाषा योग्यता की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एबिलिटी? अब बच्चे के अंदर भाषा योग्यता को पहचानना है तो उसके लिए कौन सा सही रहेगा? सम्यक उदाहरण, ये बिल्कुल ठीक है भाई, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, शब्दों की पहचान, शब्दों वर्ड्स को पहचान सके, विराम चिन्हों का प्रयोग कर सके, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क, प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता हो, एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये चारों के चारों ही हैं जो भाषा की योग्यता से जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 131 है कक्षा में गणितीय योग्यता का परिचायक निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैथमेटिकल एबिलिटी इन द क्लास? 1 से 20 तक सचित्र गिनती करना, इकाई विधि से समस्या हल, चांदी की मदद से कोण एवं आंकड़ों का औसत निकालना। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर हम गणित की योग्यताओं के बारे में बात करें तो ये सारी की सारी ही गणित की योग्यताओं के अंदर आ जाती हैं। तो राइट आंसर इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित योग्यता वाले कारकों में शामिल है। द एप्टीट्यूड फैक्टर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल स्टडी इन द प्राइमरी ग्रेड इंक्लूड। संबंधी पड़ोसी का व्यवहार, ये आपके एनवायरमेंट के अंदर आ जाता है। मांग एवं पूर्तिकारी व्यवहार, डिमांड एंड सप्लाई बिहेवियर आ जाएगा। भौगोलिक विशेषताओं एवं जल संस्कृति की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जियोग्राफिकल फीचर एंड वाटर कल्चर, ये भी आपका पर्यावरण अध्ययन के अंदर आ जाता है। विज्ञान परिभाषाओं की स्मृति या मेमोरी या फिर डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन को याद करना, फैक्ट्स को याद करना, ये आपका प्राइमरी के अंदर नहीं रहेगा। तो डी नहीं रखेंगे हम रखेंगे ओनली ABC को। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। योग्यता का तात्पर्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्ड बाय एप्टीट्यूड? ज्ञान, दृष्टि एवं व्यवहार है, कौशल आधारित विशेषता है, व्यक्तित्व में समाहित है, या प्रदर्शन के लिए विशेष क्षमता है। क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 133 का? अगर हम योग्यता की बात करें तो आपका नॉलेज किस तरह का है ये भी आ जाता है, आपकी स्किल्स आ जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाते हैं, और जो भी स्पेशल एबिलिटीज है वे सारी आ जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है
अध्यापक जॉन को भाषा पढ़ाता है, इस वाक्य का संबंध निम्नलिखित में से किस शिक्षण सिद्धांत से है, बताइएगा। तो यहाँ पर बात चल रही है द टीचर टीचेस द लैंग्वेज टू जॉन्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग प्रिंसिपल, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंट्रिक, या फिर सब्जेक्ट फोकस्ड, या सब्जेक्ट सेंटर्ड कह सकते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए यहाँ पर बात चल रही है कि अध्यापक जॉन को भाषा पढ़ाता है। अब ये एक तो मैं अगर आपको सही बताऊं तो ये क्वेश्चन ही बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये किससे रिलेटेड है। अब अध्यापक अगर जॉन, यहाँ पे क्वेश्चन को अगर एक्सप्लेन किया होता और अच्छी तरीके से तो हम कह सकते थे कि मान लो अगर अध्यापक जॉन को भाषा पढ़ा रहा है तो इस हिसाब से शिक्षक केंद्रित होना चाहिए था। अगर जॉन को यहाँ पर मेन सेंटर में रखा जाए तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगर भाषा बुक में से पढ़ा रहा है तो फिर ये विषय केंद्रित हो जाएगा। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द एब उपरोक्त सभी भी हो सकता है, टीचर सेंटर्ड भी हो सकता है, चाइल्ड सेंटर्ड भी हो सकता है और सब्जेक्ट सेंटर्ड भी हो सकता है। तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या इसका राइट आंसर होगा, बट क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टेटमेंट उठाकर रख दिया, जबकि हम इस स्टेटमेंट के बाद जो पूरा पैराग्राफ लिखा है NIOS का वो उठाएंगे तब हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो एक छोटी सी हम कह सकते हैं कि बुक्स में थोड़ी सी कमी रह गई है, जो हिमांशु सिंह वाली 4000 MCQs वाली बुक है, क्योंकि जिन्होंने भी ये बुक्स बनाई है, क्योंकि एक टीम ने इस पर काम करा हुआ, जिस टीम ने भी ये बुक बनाई है तो उन्होंने इन छोटी छोटी चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। इस वजह से कुछ क्वेश्चंस में आपको खुद डाउट हो सकता है कि इसका ये राइट आंसर क्यों है। इसलिए मैं इसकी सीरीज लेकर आया हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि ये आंसर है तो क्यों है, ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। यहाँ पर बी आ रहा है, बट बी मैंने शायद बुक में से लगाया होगा, बट आई एम नॉट श्योर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम इसका आंसर दे सकते हैं, सिर्फ सिंगल लाइन से इसका आंसर नहीं निकलेगा। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच? लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात करें तो छात्र की आवश्यकता अनुसार शिक्षण होता है, उसके प्रोत्साहन प्रेरणा पर बल होता है, मोटिवेशन किया जाता है, शिक्षक की भूमिका समाधानकर्ता के रूप में होती है, टीचर का रोल जो होता है वह एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में होगा, विषय वस्तु पर बल नहीं दिया जाता शिक्षार्थी केंद्रित में। तो ये तीनों ही सही हैं, बट डी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ABC हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। वातावरण निम्नलिखित में से किस प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित सिद्धांत से संबंध है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज एनवायरमेंट रिलेटेड टू लर्नर सेंटर्ड थ्योरी? विद्यार्थी के निकट एवं सामूहिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा होता है एनवायरमेंट, बच्चे के सबसे पास जो एनवायरमेंट होता है उससे। एंड कक्षा का भौतिक वातावरण ये भी जुड़ा हुआ है। अधिगम एवं शिक्षण में आकलन की भूमिका ये भी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम से जुड़ी हुई है। तो अगर ये तीनों चीज़ अच्छे से दोगे आप, इन तीनों का वातावरण अच्छे से दोगे तो भाई बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से होगा, लर्निंग सही तरह से हो पाएगा, मैं सही तरीके से सीख पाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है। प्रत्येक शिक्षार्थी की सहभागिता से कक्षा में कहानी का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि है? Which of the following method of teaching is the creation of a story in the classroom with the participation of each student? हर एक स्टूडेंट की यहाँ पर सहभागिता हो रही है। अब हर एक स्टूडेंट की सहभागिता से यहाँ पर कौन सी विधि हो पाएगी, बताइएगा। देखो ये निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षक का काम है, अनुदेशात्मक भी शिक्षक का काम है, तो एक ही विधि बचती है हमारी क्रिएटिव मेथड या फिर रचनात्मक विधि जो सहभागिता से चलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। शिक्षा शास्त्र से रचनावाद की लोकप्रियता निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन मानी जाती है? द पॉपुलैरिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म फ्रॉम पेडागोजी इज बिलीव्ड टू बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट? शिक्षा में रचनावाद की जो बात करी है वे करी है जीन पियाजे ने, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। फिर बाकी तो रचनावादी थे ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 139। लेव वाइगोस्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के भागीदारी कारकों में शामिल किया है। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स होते हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो क्या होगा? देखिए सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे का विकास होता है, वाइगोस्की ने बोला है। अध्यापक अंतःक्रिया भी होना चाहिए और अभिभावक अंतःक्रिया भी होना चाहिए, तो हर एक चीज का इंटरेक्शन होना चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। बच्चे के आसपास जो भी है उनके बीच में अगर बच्चा इंटरेक्शन करेगा तभी वह बेहतरीन तरीके से सीख पाएगा। तो ओनली हम सामाजिक को यहाँ टेक नहीं करेंगे, अध्यापक को भी रखेंगे और अभिभावक को भी रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140।
रचनात्मक कक्षा कक्ष में संबंध गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अगर हम क्रिएटिव क्लासरूम की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ चलेंगी? देखिए वहाँ पर क्रिएटिव में प्रयोग और परियोजनाएं तो चलेंगे ही, एक्सपेरिमेंट्स भी चलेंगे और प्रोजेक्ट वर्क भी चलेंगे। दृश्य एवं क्षेत्र भ्रमण तो चलेगा ही, क्योंकि ये सारे आपके क्रिएटिविटी में ही आते हैं। कक्षा कक्ष परिचर्चा भी चलेंगी, क्योंकि डिस्कशन से भी क्रिएटिविटी निकल कर आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो 140 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, चलिए ये थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ थे तो हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे ऊपर नीचे आ जाते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।